Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st October 2020। तो 21 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दीज एक चीज़ आपको बता दूं कि कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक है, जहां पर जा करके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू विल गेट क्वालिटी पोस्ट देयर एज वेल। जैसे आज मैंने मेंस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है, इसके अलावा डेली मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे दे ही रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके के फैक्चुअल एनालिसिस, कुछ भी फैक्चुअल न्यूज़, क्योंकि दिन भर न्यूज़ आती रहती है एंड सारी सोर्सेज हम कवर नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें मैं जो है वो इंस्टाग्राम और इस तरीके से पेजेस पे अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। सो दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू कन्वे। इसके अलावा आज हमने मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे भी स्टार्ट किया है, तो एवरी डे आई विल गिव यू वन मेंस क्वेश्चन। हो सकता है वो पेपर से रिलेटेड हो, एडिटोरियल से रिलेटेड हो या ना भी हो, लेकिन आपको एक क्वेश्चन मैं डेली दिया करूँगा। जैसे आज का क्वेश्चन मैंने दे दिया है आपको अलग अलग जगहों पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाई इज इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इज लो, व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर हाई वुमेन पार्टिसिपेशन। क्यों इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कम है, क्या किया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंश्योर हाई वुमेन पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इफ यू ट्राई कमेंट सेक्शन में यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम और इन जगहों पे लोग लिख रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर के पढ़ भी सकते हैं उनका आंसर और उनको रिव्यू भी कर सकते हो। तो रिव्यू अमंग योर सेल्फ, ठीक है ना। लेट्स सी द प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, द भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शंस आर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, द समसपुर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। समसपुर सेंचुरी इनमें से कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शंस आर ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम या डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स। किस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था। ऑप्शंस आर ए 1992, सी 1994 या डी 1991। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट। इंडिया की पहली ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सी है। ऑप्शंस आर आईसैट, जेसन 1, इबूकी या NPOESS। तो इनमें से कौन से आंसर आपको आते हैं। प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अपनी तरफ से आंसर ज़रूर करिएगा, ये आपके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा, ठीक है ना। एंड पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दिस। पहला जो क्वेश्चन पूछा था भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हरियाणा में है, याद रखेगा। तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस, हरियाणा में है। समसपुर सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सो बी विल बी द आंसर फॉर दैट, अगेन समसपुर सेंचुरी, बी उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया था, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था, और ये आपका ए आंसर रहेगा। एंड याद रखेगा कि ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कि पूरे इंडिया में लागू नहीं है, कुछ ही स्टेट्स है जिन्होंने कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को लागू किया है, तो ये भी एक अलग से फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट। वर्ल्ड की पहली ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सी है। इसका आंसर है सी इबूकी। एक्चुअली इसको बोलते हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट बोलते हैं, तो इसको इबूकी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इबूकी, इसको इबूकी भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और ये आई थिंक 2009 में लॉन्च की गई थी, द ईयर ऑफ लॉन्चिंग वाज इन 2009, तो इबूकी को 2009 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ये है ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग सैटेलाइट पहली वर्ल्ड की, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स जो कि मैंने आपसे पूछे थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं अब हम न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है वह कल प्राइम मिनिस्टर का नेशनल एक संवाद हुआ था, जो वन वे कम्युनिकेशन वो करते हैं, वैसा उन्होंने किया वन वे कम्युनिकेशन, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि वायरस अभी भी है, आसपास ही है, तो यू हैव टू बी कॉशियस। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक यू हैव टू बी कॉशियस। मेरा ये मानना है कि वैक्सीन आने के बाद भी यू हैव टू बी कॉशियस, लेकिन ठीक है, उन्होंने अच्छा बोला। दूसरी जो न्यूज़ है, पंजाब फॉर्मली रिजेक्ट्स द फार्म लॉज। अब आप सबको पता है कि 3 फार्म लॉज आए थे, तो पंजाब हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्मली रिजेक्ट देम, ठीक है ना। फॉर्मली रिजेक्ट करने वाला मतलब थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट करने वाला पहला स्टेट पंजाब बन गया है। तो याद रखिएगा, पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फॉर्मली रिजेक्ट द सेंटर्स 3 रिसेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर लॉज। तो जो 3 एग्रीकल्चर सेक्टर के लॉज थे उनको रिजेक्ट करने वाला पहला फॉर्मल स्टेट बन गया है पंजाब, फॉर्मली रिजेक्ट करने वाला स्टेट बन गया है पंजाब। अब सिंपल सी बात ये है
कि जो फार्म लॉस थे उसमें सबसे बड़ा ये इनको लग रहा था डाउट कि एमएसपी का जो कल्चर है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। दो इन तीनों जो एक्ट्स आए थे गवर्नमेंट द्वारा लाए गए थे उनमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये एमएसपी के कल्चर को ख़त्म कर देगा, बट तब भी ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो एपीएमसी मंडीज़ के आउटसाइड भी ट्रेड होगा तो धीरे धीरे एपीएमसी मंडीज़ की जो वैल्यू घटती जाएगी, उसके अलावा एमएसपी का रिजीम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट द मेन फियर इज़। इसी कारण से काफ़ी जो फार्मर्स है उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्म लॉस का प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। आगे मूव करते हैं, एफडीआई ब्लूम्स इन कोविड-19 ग्लूम। ओके, तो ये अच्छी लाइन है कि एफडीआई हैज़ ब्लूम्ड इन कोविड-19 ग्लूम, मतलब कोविड-19 है। आई थिंक जो ग्रोथ हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने नोट्स प्रॉपरली लिखे हैं इसके, तो लेट मी टेल यू फ्रॉम द नोट्स। 16% सर्ज हुआ है एफडीआई में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो था कंट्री में इन द फर्स्ट 5 months ऑफ 2021 दे हैव हिट अ रिकॉर्ड हाई डिस्पाइट अ शार्प 60% कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर। कॉन्ट्रैक्शन जरूर हुआ था हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का, इसका 60% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो शुरू के 5 महीनों में 16% तक बढ़ा है। ठीक है ना। अब आपके लिए एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एफडीआई होता क्या था। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ कि एफडीआई क्या होता है। इकोनॉमिक कंसेप्ट है। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो फॉरेन से आती है, एफआईआई एक नाम की चीज़ होती है जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एफआईआई कोई कैटेगरी नहीं होती, याद रखिएगा, एफआईआई कोई कैटेगरी नहीं होती। इसके अंतर्गत आपका एफडीआई और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो इसके अंदर आते हैं। लेकिन एफआईआई कोई अलग से कैटेगरी नहीं होती है। अब गवर्नमेंट जो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ओईसीडी हो गया, ठीक है ना, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर कोई कंपनी बाहर की है, कोई दूसरे कंट्री की कंपनी है और आपकी कंट्री में अगर वो आती है और वो एक्विजिशन करती है, आपके यहाँ किसी कंपनी का एक्विजिशन करती है, मतलब कि यहाँ पे वो आकर के आपको टेक्नोलॉजी देती है प्लस इन्वेस्टमेंट करती है ऑफ एटलीस्ट मोर देन 10%, कम से कम 10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएमएफ एंड ओईसीडी, तभी आप उसको एफडीआई कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन में आईएमएफ या ओईसीडी क्या बोलते हैं कि अगर कोई दूसरी कंट्री की कंपनी आपके कंट्री में इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी में और 10% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करती है ना, ठीक है ना, तो फिर वो एलिजिबल होती है टू बी कैटेगराइज्ड एज एफडीआई, तो भी एलिजिबल होती है। ठीक है ना, मतलब मिनिमम 10% का वो तो चाहिए ही चाहिए। इंडिया में भी यही है कि मिनिमम 10% का चाहिए फॉर कैटेगराइजिंग एज एन एफडीआई। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अब देखो, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है आप लोगों को कि देखो अभी ये एलिजिबल हुई है, 10% मिनिमम हुआ तो एलिजिबल हुई है। सॉरी मैंने फ़ोन को वो नहीं किया था, साइलेंट मोड में नहीं किया था, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, एयरप्लेन मोड में, तो इस कारण से आ गया, सो सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे मैं आपको और चीज़ बता रहा था कि 10% इसमें मिनिमम होता है, तो ये एलिजिबल हो गया। अब एलिजिबल तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी क्या इसे एफडीआई तब तक हम नहीं कहेंगे जब तक वो कंपनी आकर के यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करती है। मतलब कि एफडीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि एफडीआई तभी माना जाता है जब वो केवल पैसा नहीं लाती है, वो अपने साथ नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर दैट एफडीआई तब माना जाता है जब पैसे के साथ साथ वो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी भी आपके पास लेकर के आए। नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि जरूरी है फुलफिल होना। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो दिस मीन्स, देखो मैंने लिखा भी है, दिस मीन्स दैट दे आरंट जस्ट ब्रिंगिंग मनी विद देम, दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी विद देम। तो एफडीआई टेक्स प्लेस व्हेन एन इन्वेस्टर, अब ये डेफिनेशन देखो क्या हुआ, एफडीआई टेक्स प्लेस व्हेन एन इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस और एक्वायर्स फॉरेन बिजनेस एसेट्स इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग ओनरशिप और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी। तो दूसरे कंपनी में जब वो उसके एक्वायर कर लेता है, जब वो अपने एसेट्स लेकर के भी जाता है, नॉलेज लेकर के जाता है, स्किल्स लेकर के जाता है, टेक्नोलॉजी लेकर के जाता है, तो फिर उसे हम एफडीआई बोलते हैं। कुछ सेक्टर्स में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, जिसमें है अलाउड, आप सबको पता है 2 रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट होता है, दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट रूट, है ना। ऑटोमेटिक रूट में कुछ सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट रूट में कुछ सेक्टर्स है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, होमवर्क मिले कि आप बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में कितने % एफडीआई है, ऑटोमेटिक रूट में, गवर्नमेंट रूट में। जहां जहां एफडीआई प्रोहिबिटेड है वो तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, जहां जहां एफडीआई है तो उसमें कितना % एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आता है, कितना % एफडीआई, लेटेस्ट फिगर बताना, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है। हो सकता है कि
मैंने ही ना देखा हो, है ना। मैं लास्ट आपको मार्च 2019 का डेटा भी दे रहा हूँ, मार्च 2019 का, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया है, तो मेरे पास मार्च 2019 के तब के सेक्टर्स में आपको बता देता हूँ। इसके बाद अगर कुछ चेंज हुआ है तो आप मुझे इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। लेकिन मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया उसको जरूर करिएगा। theexamsmadesimple@gmail.com में आप भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है टेम्स UPSC, आप वहाँ पर भी हमको भेज सकते हैं, वहाँ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो फिर मैं आपको दे दूंगा। अब देखो कौन कौन से सेक्टर्स में FDI प्रोहिबिटेड है, तो ऑप्शन इसके जो आंसर हैं ये है एटॉमिक एनर्जी जनरेशन सेक्टर में, गैम्बलिंग और बेटिंग बिजनेस में, लॉटरीज में, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स में, निधि कंपनीज में, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में, हाउसिंग एंड रियल स्टेट में, ट्रेडिंग इन TDRs यानी कि जो TDRs रिसिट होती हैं उनमें, और सिगार सिगरेट्स और एनी रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्री। बट दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। मैंने जैसा कहा कि ये 2019 मार्च का डेटा मैंने आपको दिया। अगर उसके बाद कोई चेंज हुआ होगा इस लिस्ट में तो आप बता दीजिए। हार्डली एक या दो चेंज हुए होंगे, लेकिन दीज आर द मोटा मोटा आपको हिसाब बता दें कि ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर FDI प्रोहिबिटेड है, FDI जहाँ पर प्रोहिबिटेड है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ देख लीजिए, WII साइंटिस्ट एंशियस अबाउट पोटेंशियल फंडिंग कट, यानी जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये देहरादून बेस्ड है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है, देहरादून में बेस्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, रिसर्च करती है बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में, इंडेंजर्ड स्पीशीज के फील्ड में, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी के फील्ड में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की फील्ड में, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के फील्ड में, इन सब फील्ड में इसका रिसर्च होता है। एस्टैब्लिश हुई थी 1982 में, 1982 में बनी थी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, बता रहा हूं फिर से, देहरादून में ये बेस्ड है। ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब पोटेंशियल फंडिंग कट होने वाला है, इस कारण से काफ़ी परेशान है वो लोग कि ये हो सकता है कि इनके जो फंडिंग के लिए पैसा मिलता था उसमें थोड़ा कटिंग किया जाए। ठीक है ना। तो कॉस्ट कटिंग के कारण वो काफ़ी परेशान है। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो पहले दो एडिटोरियल्स देख लेते हैं। न्यूज़ बहुत सारी हैं आज, बहुत अच्छे एडिटोरियल्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो लेट मी टेल यू द एडिटोरियल्स, ध्यान से सुनो इन एडिटोरियल्स को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑफसेट डाइल्यूशन इन डिफेंस, अ फ्लॉड पॉलिसी टर्न। अब देखो, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिफेंस पॉलिसी प्रोसीजर रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑफसेट वाला जो क्लॉज है वो हटा दिया जाएगा। ऑफसेट क्लॉज क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ऑफसेट क्लॉज के बारे में समझा दूं। देखो, ऑफसेट क्लॉज की कंडीशन थी कि 30% जो होता है वो ऑफसेट में जाएगा। 30% ऑफसेट में जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो इंडिया ने फ्रांस के साथ ₹100 की डील की। सपोज इंडिया इज हैविंग ₹100 डील विद फ्रांस, दैट मीन्स suppose India is buying something from France in ₹100, ठीक है। India gave ₹100 to France and in return they got Rafale, ठीक है ना। अब what is the offset clause of 30% means? The offset clause of 30% means that of this ₹100, 30% must be invested by France back into India। ऑफसेट क्लॉज का मतलब क्या है कि ये जो ₹100 इन्वेस्ट किया है, मतलब इंडिया ने जो ₹100 की चीज़ खरीदी है फ्रांस से, तो ₹100 हमने फ्रांस को दिया, तो फ्रांस उस ₹100 से 30% यानी कि जो 30 जितना भी ऑफसेट का परसेंटेज रहेगा उतना वापस से इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, उतना वापस से इंडिया से कुछ खरीदेगा। तो दिस वॉज द ऑफसेट क्लॉज। अब इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, क्यों? क्योंकि कैग की एक रिपोर्ट आई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भैया आपने ऑफसेट के एग्रीमेंट तो बहुत सारे किए, लेकिन आपके पास हार्डली 8% ही आया, मतलब जितना आना चाहिए था उसका केवल 8%। ऑल यू रिसीव्ड ओनली 8% ऑफ व्हाट यू शुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड। दिस वाज द रिपोर्ट बाय कैग। सो सीइंग दिस दे डाइल्यूटेड द क्लॉज एंड इस कारण से उन्होंने थोड़ा कर दिया। अब देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ऑफसेट क्लॉज के हटने से उनको ये फायदा होगा कि चीज़ें उनको सस्ती मिलेगी। चीज़ें सस्ती क्यों मिलेगी? देखो, पहले ऑफसेट क्लॉज था तो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, जो बायर है, जो सेलर है, वो भी प्राइस बढ़ा देता था। क्यों? क्योंकि उसको वापस से इन्वेस्ट भी तो करना आपकी कंट्री में, तो वो थोड़ा सा बढ़ा देता था। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये मिलता था, गवर्नमेंट जो नहीं समझ रही है कि ऑफसेट क्लॉज को साइन करने के बाद वो कंट्री आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगी, वो कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, आपसे डिफेंस खरीदेगी। तो आपका जो आत्मनिर्भर का पुश है, जो आप चाहते हैं कि डिफेंस में भी आप इंडिजनाइजेशन चाहते हैं, आप चाहते थे कि आपके यहाँ के आपका डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़े, तो देखो
रुपए कम होना, चीज़ें सस्ती मिलना और आपके यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट होना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। पहले क्या हो रहा था, ऑफसेट क्लॉज के आने से वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे कि आपका डिफेंस भी बढ़ रहा था। भले आपको थोड़ा महंगा मिल रहा था लेकिन आपका डिफेंस बढ़ रहा था। यू आर प्रोड्यूसिंग इनफ, यू आर एक्सपोर्टिंग योर डिफेंस, ये चीज़ें हो रही थी। बट अब आपने जब ऑफसेट क्लॉज ही हटा दिया तो आपको चीज़ें तो सस्ती मिलेंगी लेकिन आपके यहाँ फिर जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है उनको कोई मोटिव नहीं रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी इंसेंटिव फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर, है ना। वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि अब ऑफसेट क्लॉज नहीं है, दूसरी कंट्री खरीदेगी नहीं आपसे और आप खरीदते रहोगे सस्ता सस्ता, लेकिन आपकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है ना। ऑफसेट क्लॉज स्टार्ट हुआ था 2005 से। अब ऑथर ने कहा कि 2005 में जब ये ऑफसेट क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इंडिया में। बहुत सारा हमको स्किल मिला है, बहुत सारा हमारा रिसर्च में डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट हमारा डिफेंस का मतलब प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा है, प्लस हमारा डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग भी इंप्रूव हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा कि R&D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे डिफेंस के जो वो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे R&D में, ताकि दूसरी कंट्रीज हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदें। क्योंकि ऑफसेट क्लॉज में ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ खरीदते ही आपसे। तो हर इंडस्ट्री जो थी, हर जैसे हॉल हो गया या रिलायंस ही हो गया, तो इन सब के भी अलग अलग डिफेंस सेक्टर के वो एक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि ऑफसेट में जब वो आएंगी खरीदें तो उनसे खरीदें। तो वो भी अच्छा प्रोड्यूस कर रही थी, वो भी अच्छा R&D में इन्वेस्ट कर रही थी, ठीक है ना। ऑथर ने इसके अलावा ये भी कहा है कि अगर आप ये देखो, अगर हम 2005 के बाद जब से ये आया है तब से हमने 12 बिलियन के ऑफसेट $12 बिलियन के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ठीक है, हमको थोड़ा कम पैसा मिला है, ठीक है, हमको थोड़ा कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, बट अब तो ये भी नहीं होगा, है ना। जितना होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर आप ये देखें कि जैसी जो इसका जो इम्पैक्ट है कि आपके यहाँ की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ी हैं, आपके यहाँ की जो डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ खड़ी हुई हैं, वो भी तो एक इसका एडवांटेज ही है ना। और अगर आप ये देखो कि जब ऑफसेट जब से आया है, देयर हैज़ बीन अ मैसिव राइज इन द एरोस्पेस पोर्ट्स, एरोस्पेस के जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, और एरोस्पेस इंडस्ट्री हमारी पूरी इंप्रूव हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लगभग 544% की ग्रोथ हुई थी इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री। उसके इम्पोर्ट्स में उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। तो हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री को बढ़ने में काफ़ी मदद इस ऑफसेट क्लॉज ने की थी। दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा है कि ऑफसेट क्लॉज अपनी रिलेवेंस तब खो गया था जब आपने 2016 में इसको अमेंड किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, पहले ऑफसेट क्लॉज की जो कंडीशन थी वो 300 करोड़ रुपए की थी, मतलब कि अगर आप 300 करोड़ की डील करते हो तो ही ऑफसेट क्लॉज लग जाता था। बट इसको बढ़ा करके 2016 में 2000 करोड़ कर दिया गया। तो पहले हमको ऑफसेट लगभग हर प्रोजेक्ट में मिलता था, क्योंकि लगभग हर प्रोजेक्ट 300 करोड़ का रहता ही था। बट जब इसको बढ़ा करके 2000 करोड़ कर दिया गया तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो 2000 करोड़ से या उससे ऊपर के हों, तो ऑफसेट क्लॉज लगना बंद हो गया। तो वही चीज़ ऑथर ने कही है कि एक्चुअली 2016 में जब से आपने ऑफसेट क्लॉज की जो थ्रेशोल्ड थी उसको 300 करोड़ से बढ़ा करके 2000 करोड़ की है, तब से आपकी इसकी ऑफसेट की वैल्यू घट गई थी 2016 से। सो दैट वाज द मेन रीज़न। तो ऑथर ने वही कहा है कि आपको इस तरीके की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। ऑफसेट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव रिटेन्ड इट, नॉट अबैंडन्ड इट लाइक दिस, है ना। तो दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे ये भी लीड आर्टिकल है, द मेनी ब्राइट स्पॉट्स ऑन इंडियाज इनोवेशन हॉरिजोन। अब ये बहुत प्यारा आर्टिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जामिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, कुछ भी आप कहीं पे भी ले लो कि ये क्वेश्चन आ ही सकता है। इंडिया का इनोवेशन साइंस एंड टेक के फील्ड में कितना रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, सब चीज़ इस आर्टिकल में लिखी गई है। सबसे पहले ऑथर ने एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट किया है। तो यहाँ ब्रह्मफुटा सिद्धांता, जो ब्रह्मफुट सिद्धांता है की किताब है, ब्रह्मगुप्त की किताब है, उसमें इन्होंने जीरो के बारे में क्या कहा है। देखो बहुत प्यारी चीज़ लिखी है जीरो को डिफाइन करते हुए कि अ डेट माइनस जीरो इज अ डेट। अगर आप कर्जे में से जीरो हटा दें तो भी वो कर्जा रहेगा। अ फॉर्च्यून माइनस जीरो इज अ फॉर्च्यून। अगर आप अपनी लॉटरी से जीरो घटा दें तो भी वो लॉटरी रहेगी। अ डेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो इज अ फॉर्च्यून। अ फॉर्च्यून सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो इज अ डेट। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय अ डेट और फॉर्च्यून इज जीरो। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से ब्रह्मफुटा सिद्धांता में उन्होंने इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है जीरो के बारे में, जो जीरो की डिस्कवरी थी उनकी, उसके बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल ग्राउंड है फॉर टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल ग्राउंड है, आज से नहीं बहुत पहले से।
अगर आप देखो तो इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूसेज। लगभग 700 मिलियन यूजर्स हैं एंड द नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड टू राइज टू 974 मिलियन बाय 2025। 2025 तक ये नंबर बढ़ के 974 मिलियन हो जाएगा। देन जैन ट्रिनिटी की बात करें, यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल की बात करें, तो इसमें हमने कितने सारे अकाउंट खोल डाले, जनधन में कितने अकाउंट खोल दिए जितने लोगों के पास नहीं था। बैंकिंग में इंक्लूजन हमने किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया गया था ये, ठीक है ना, ठीक है ना। सो इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है, ठीक है ना। अभी एक्सेंचर की रिपोर्ट आई थी तो कि पोटेंशियल हमारी जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लगभग $957 बिलियन के आसपास इंडिया की जीडीपी 2035 तक बढ़ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक्सेंचर की एक रिपोर्ट में बताया गया था। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि अभी 2020 में ही 2 चीज़ ऐसी हुई हैं जो कि दिखाता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सीरियस है टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें से पहली चीज़ तो है ये वैभव समिट। वैभव समिट क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट जिसमें कि 2 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया। लगभग 3000 ओवरसीज इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियंस एंड साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किए। ओवर 3000 ओवरसीज इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियंस एंड साइंटिस्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस वैभव और वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। इसके अलावा इसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ही सेड दैट नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ही कॉल्ड इट अ ट्रू संगम और कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट माइंड्स। तो जो वैभव समिट था उसको ट्रू को संगम और कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेट माइंड कहा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा हमने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी एक समिट रखा था जिसको रेस 2020 बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप फैक्ट्स सब याद रखिएगा, वैभव क्या है, रेस क्या है। रेस 2020 भी एक समिट है विच वॉज देयर फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया गया था। तो ऑथर ने कहा कि यही चीज़ ऑथर ने बताया कि इंडिया इज़ अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर इनोवेशन और इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा इस समय स्कोप है इनोवेशन के एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं। तो वैभव समिट, रेस समिट उसी के अंदर बताएगा कि क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इन रिसेंट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब ऑथर ने बहुत सारे स्टार्टअप्स और उनके ऐप्स का नाम दिया है कि क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखो आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज हुआ था, उसमें चिंगारी ऐप आया था जिसको वीडियो कम्युनिकेशन टूल है। मैप माई इंडिया है इलॉबरेटिव मैप्स के लिए। देन लॉजिकली भी एक ऐप है, ठीक है ना, लॉजिकली। देन सेतु जो था इट वॉज बिल्डिंग अ ब्रिज टू ब्रिंग बैंक्स टू द पीपल। सेतु इज एक्चुअली फॉर बैंक्स टू पीपल, बैंकिंग के लिए एक ऐप है सेतु। देन इसके अलावा आपने देखा होगा कि येलो इज देयर फॉर ऑफरिंग नॉन बैंकिंग पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर सर्विसेज। येलो ऐप है, ठीक है। फिर नीरामाई क्या है? इट्स अ नॉन इन्वेजिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये AI का यूज़ करता है, ठीक है ना। ये कुछ ऐप्स हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में हर घर की वो बन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा काम को यूज़ करें। मार्केट का डिसरप्शन ज़रूर किया है। देखो जो जब से ये टेक्नोलॉजी आई है इसने मार्केट को, जो नॉर्मल वर्किंग है मार्केट की, उसको चेंज किया है, उसमें डिसरप्शंस लाए हैं, लेकिन इसने काम भी आसान किया है। वहीं पे इन्होंने काम भी आसान किया है। जैसे ग्रामोफोन हो गया। ग्रामोफोन ऑफर्स प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मंडीज। डायरेक्ट मंडी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ग्रामोफोन, ठीक है ना। फिर एडवाइस ऑन सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ टू एक्सेस द एग्रीकल्चर इनपुट्स वाया माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स टू फार्मर्स इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ से जो सॉइल की कंडीशन है, क्रॉप हेल्थ की कंडीशन है, वो भी अपडेट ऐप के थ्रू, AI के थ्रू आपको मध्य प्रदेश में फार्मर्स को प्रोवाइड होने लगी है। फिर वर्नैकुलर.ai जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स अ वॉइस बेस्ड AI प्रोडक्ट। ये वॉइस बेस्ड AI प्रोडक्ट है जो कि लगभग 10 इंडियन लैंग्वेजेस में और 160 डायलेक्ट्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द these are the innovative examples जो कि आप कोट करेंगे आंसर राइटिंग के दौरान। आंसर राइटिंग में आपको ये सब कोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। जैसे कि पहला आपको ये लिखा है इंस्पायर क्या है? इंस्पायर एक स्कीम है इंसेंटिवाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद सेवरल स्कीम्स सच एज इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये इंस्पायर स्कीम है। देन रामानुजम फेलोशिप दी गई है। देन नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, यानी किरण भी इनिशिएटिव है। तो ये नाम जरूर याद रखना, पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो इंस्पायर हो गया, देन किरण हो गया। किरण क्या है? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। फिर इसके अलावा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो गया। देन अटल इनोवेशन मिशन हो गया। बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम हो गई, यानी कि BIG बिग स्कीम या बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम बोलते हैं। देन सेटिंग अप ऑफ फ्यूचर स्किल्स
प्राइम यानी कि प्रोग्राम फॉर रीस्किलिंग अप स्किलिंग ऑफ आईटी मैन पावर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। आईटी मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट के लिए अप स्किल और रीस्किल करने का प्रोग्राम है जिसको प्राइम बोलते हैं, प्राइम, ठीक है ना। देन स्टार्स, आपने देखा स्टार्स जो है क्या है, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंसेज। देन स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क स्कीम भी है। इस सारी स्कीमों के नाम याद रखना है। देन इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज, इम्प्रेस स्कीम है। देन इंडिया साइबर सेल के लिए भी काम कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए काम कर रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, ये सारे नाम याद रखो, ये सारे नाम लिखते जाओ जो मैंने आपको बताए। इन सब में इनोवेशन हो रहा है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग रियली हार्ड इन ऑर्डर टू डेवलप द साइंटिफिक फाउंडेशन इन दिस कंट्री। तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल ग्राउंड है एंड इंडिया इज वर्किंग रियली हार्ड इन ऑर्डर टू डेवलप सच कैपेबिलिटीज़। तो ये आपको मैंने एडिटोरियल दोनों बता दिए, मेन थे, इंपॉर्टेंट थे। कालेश्वरम इको क्लियरेंस वायलेट्स लॉ, एनजीटी का कहना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है इसका जो क्लियरेंस हुआ है ये लॉ को वायलेट करता है। लेट मी टेल यू हाउ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे न्यूज़ में डाल दिया है, कालेश्वरम मल्टीपर्पस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है। कालेश्वरम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन वाटर सिस्टम रहेगा। तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया था। पहले इसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर प्राणहिता चेवेला सुजाला श्रावथी प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं पहले, क्योंकि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था विच इन्वॉल्व द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। एनजीटी ने ये कहा है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो दी गई है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को वो एक्स पोस्ट फैक्टो दी गई है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सब्सटेंशियल वर्क। ये सब्सटेंशियल वर्क होने के बाद ये क्लियरेंस दी गई थी एंड देयरफॉर MOEF ने जो क्लियरेंस दी है वो वायलेशन ऑफ लॉ है, इसलिए इसका काम को अभी रोका जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और क्या इशू आ गया है मैंने आपको बता दिया कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दिया गया था, मतलब कि जो सब्सटेंशियल वर्क था वो हो गया था, उसके बाद ये क्लियरेंस दिया गया। इस कारण से गवर्नमेंट जो कोर्ट है उसने इसमें रोक लगा दी है, ठीक है ना, एनजीटी ने इसमें रोक लगा दी है। ICMR न्यूज़ में था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया कोविड-19 का री इन्फेक्शन भी हो सकता है, थोड़ा उससे बच के रहें। तो याद रखिएगा ICMR जो है वो न्यू दिल्ली बेस्ड है और एपेक्स बॉडी है इंडिया में फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। 1911 में बनी थी, तब इसका नाम IRFA था, यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इसका नाम था। 1949 में इसको ICMR बना दिया गया और इसमें फंडिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसमें फंडिंग करती है और इसने अभी रिसेंटली BBIL यानी कि जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, हैदराबाद बेस्ड फर्म है, उसके साथ मिलकर के एक वैक्सीन बनाने का डिसीजन लिया था। इसको कोविड-19 वैक्सीन बोला जाता है, ठीक है ना, कोवैक्सीन जिसका नाम है, ठीक है ना। तो ICMR बनाना चाहता था वो भारत बायोटेक हैदराबाद की इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो ये है, FCRA मस्ट नॉट बी यूज्ड टू पनिश NGOs। तो इसका मतलब क्या है, UNHCHR यानी कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं मिशेल बैशले, उनका ये कहना है कि इंडिया में FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसका यूज़ किया जाता है NGOs को हरास करने के लिए। NGOs को हरास करने के लिए कैसे, क्योंकि FCRA देखो, होम मिनिस्ट्री FCRA का यूज़ करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी एंटिटी, कौन सा NGO गलत कारणों से या गलत मोटिव्स के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है। तो कई बार क्या होता है, होम अफेयर्स क्या करता है कि NGOs के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं रिसीव करोगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया होगा या इंस्पेक्शन के बाद होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को लगता होगा कि यार ये जो NGO है ये सही काम नहीं कर रही है या किसी दूसरे अल्टीरियर मोटिव के लिए ये पैसा ले रही है, तो वो कर सकता है। FCRA एक्चुअली में आया कब था, थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। 1976 में आया था, 2010 में अमेंड किया गया था। याद रखिएगा FCRA एक्ट 1976 में ओरिजिनली आया था, ओरिजिनली 1976 का था, फिर 2010 का एक्ट बन गया, ये उसको रिपील कर दिया गया, 1976 को रिपील कर दिया गया। NGO को, हर NGO को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रही है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो FCRA से रजिस्ट्रेशन कराए। वो रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए वैलिड रहता है, फॉर 5 ईयर्स।
फिर वो रिन्यूएशन कर सकते हैं, आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है ना। FCRA का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस, मीडिया पर्सन, ये लोग जो हैं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट रिसीव। लेकिन 2017 में एक इसमें लूप होल बनाया गया अमेंड करके, ये बोला गया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है लेकिन उसको हेड कोई इंडियन कर रहा है, अगर कोई इंडियन कंपनी उसमें 50% से ज़्यादा शेयर रख रही है तो फिर वहाँ से वो ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से लूप होल टाइप से निकाला गया था, ठीक है ना। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो पहले उसको 180 दिनों के लिए कैंसिल करती है MHA इंस्पेक्शन के बाद, और जब तक वो पूरा ट्रायल चलेगा तब तक वो NGO फंड रिसीव नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये होता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है यहाँ पे जो हम डिस्कस करें। तो इंटरनेशनल पेज में काफ़ी न्यूज़ हैं, जैसे चाइना अपोजेस इंडिया ताइवान ट्रेड टाइज। अब क्या हुआ था, इंडिया ने ताइवान के साथ एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2018 में। कब साइन किया था इंडिया ने ताइवान के साथ? 2018 में। अब चाइना इसका अपोज कर रहा है, क्यों? क्योंकि चाइना का ये कहना है कि वन चाइना प्रिंसिपल इंडिया भी मानता है। वन चाइना प्रिंसिपल मतलब कि वो ये देखो, ताइवान बोलता है कि वो ROC है, यानी कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है ना। चाइना बोलता है केवल एक ही चाइना है, देयर इज नो अदर चाइना, देयर इज ओनली वन चाइना, जो कि हम हैं। ये ROC या रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान खुद को बोलता रहता है, गलत है। इसीलिए उन्होंने मैंडेट ये किया है कि कोई भी कंट्री ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेगा। और इस तरीके का जो बायलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया का ताइवान के साथ, इसको अपोज कर रहा है अब चाइना, ये बोल करके कि भैया वन चाइना प्रिंसिपल तो आप भी मानते हो, तो आपने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान के साथ किस तरीके से आपने ये एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया। तो वो चीज़ उन्होंने कही है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ स्मार्ट फेंसिंग बीइंग टेस्टेड अलोंग LOC में अब हाइब्रिड स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। मतलब एक फेंस तो है, उसमें लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसमें सेंसर लगाया जाएगा, इंफ्रारेड सेंसर लगाए जाएंगे, कैमरा लगाए जाएंगे। तो एक हाइब्रिड फेंस बनाया जाएगा जिसमें लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, कैमराज, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ बतानी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, अमेंडमेंट नीड्स रेफरेंडम। अब हुआ क्या है, देखो श्रीलंका में 20th अमेंडमेंट लाया जा रहा था। 20th अमेंडमेंट क्या करेगा, इट विल गिव स्वीपिंग पावर्स टू द प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दे दी जाएंगी। मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट इवन क्वेश्चन द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन भी नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को, इतनी पावर्स दे दी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ठीक है बोला, ठीक है आप अमेंडमेंट तो पास कर लो, लेकिन 4 फीचर उसके ऐसे हैं जिसमें कि रेफरेंडम लगेगा। मतलब 4 फीचर्स आर सच जहां पीपल्स विल बी देयर एंड आपको रेफरेंडम के थ्रू ही पास करना पड़ेगा। तो रेफरेंडम इज बेसिकली अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी मेथड। 4 मेथड होते हैं डेमोक्रेसी के, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रिकॉल एंड रेफरेंडम। दीज आर द 4 मेथड्स एंड रेफरेंडम करना पड़ेगा। ये थोड़ा इसीलिए 20th अमेंडमेंट थोड़ा सा डिसरप्शंस आ गए हैं। US files antitrust lawsuit against Google। US फाइल्स एंटी ट्रस्ट लॉसूट अगेंस्ट गूगल। तो गूगल के अगेंस्ट उन्होंने US ने लॉसूट फाइल किया है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि गूगल जो है अल्फाबेट है, ये इलीगल मोनोपोली बना करके रखा हुआ है सर्च में इन्होंने इलीगल मोनोपोली बना के रखी है, और कोई भी सर्च होता है उसमें दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बिल्कुल इसमें पीछे हो चुके हैं। तो दिस इज व्हाट लॉसूट सेज। अगली जो न्यूज़ है वो है रशिया ऑफर्स फ्रीज ऑन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। रशिया ने कहा है कि भैया न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो हमने साइन की थी 2011 में, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी वो 2011 में साइन की गई थी, वो 2021 में एक्सपायर हो जाती, फरवरी 2021 में एक्सपायर हो जाती। तो इनका ये कहना है कि आप इसको अगर चाहो तो 1 साल एक्सटेंड कर सकते हो USA को। अब मैंने एक फोटोग्राफ डाल दिया है, आप जब वेबसाइट में आएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता कि रशिया ने ऑफर किया है कि आप अगर चाहो तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2021 के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि अब कोई भी ट्रीटी जब आएगी उसमें चाइना भी इंक्लूडेड रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। न्यू स्टार्ट के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो बताइएगा। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।